विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। 136 दिन पहले, जिस हफ्ते मैं अपने परिवार, सिलीगुड़ी और अपने बचपन के बचे हुए हिस्से को छोड़कर दार्जिलिंग के बोर्डिंग स्कूल जाने वाला था, मेरी मां ने जिद पकड़ ली कि वे मेरे लिए एक विदाई पार्टी आयोजित करेंगी। अगर मैं कहूं कि मेरी उम्मीदें बहुत कम थीं, तो इसे बहुत ही हल्का अंदाजा होगा। हालांकि मुझे लगभग मजबूर किया गया था कि मैं अपने सभी स्कूल के दोस्तों को आमंत्रित करूं, यानी वे नाट्य कला के लोग और अंग्रेजी के शौकीन जो सिर्फ सामाजिक मजबूरी से मेरे साथ हमारे सार्वजनिक स्कूल के विशाल कैफेटेरिया में बैठते थे। मुझे पता था कि वे नहीं आएंगे, फिर भी मेरी मां ने उम्मीद नहीं छोड़ी, मानो उन्हें यह भ्रम था कि मैंने सालों तक अपनी लोकप्रियता उनसे छिपा रखी थी। उन्होंने आर्टिचोक डिप का एक पहाड़ बना डाला, हमारे लिविंग रूम को मेरे नए स्कूल के रंगों, हरे और पीले के फीतों से सजा दिया। उन्होंने 2 दर्जन शैंपेन पॉपर्स खरीदे और उन्हें हमारी कॉफी टेबल के किनारों पर सजाया। और फिर जब वह आखिरी शुक्रवार आया, जब मेरी पैकिंग लगभग पूरी हो चुकी थी, वह मेरे पिता और मेरे साथ लिविंग रूम के सोफे पर शाम के 4:56 बजे बैठी और धैर्यपूर्वक भैरवनाथ को अलविदा कहने वाली टोली के आने का इंतजार करने लगी। वह टोली कुल मिलाकर 2 लोगों की थी। सुलोचना, एक छोटी सी सुनहरे बालों वाली लड़की जिसकी आंखों पर आयताकार चश्मा था, और उसका भारी भरकम, अगर विनम्रता से कहें, प्रेमी रवि। हाय भैरवनाथ, सुलोचना ने बैठते हुए कहा। हाय, मैंने कहा। तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां कैसी रहीं? रवि ने पूछा। ठीक ठाक, तुम्हारी? अच्छी। हमने मुंशी प्रेमचंद की बंद दरवाजा किया, मैंने सेट्स पर काम किया और सुलोचना ने लाइट्स पर। अच्छा है, मैंने सिर हिलाते हुए कहा, और इससे हमारे बातचीत के विषय खत्म हो गए। शायद मैं मुंशी प्रेमचंद की बंद दरवाजा के बारे में कुछ पूछता, लेकिन 1, मुझे पता नहीं था कि वह क्या था। 2, मुझे जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। और 3, मुझे कभी भी छोटी छोटी बातों में महारत हासिल नहीं थी। हालांकि मेरी मां छोटे मोटे सवालों में घंटों बिता सकती हैं, इसलिए उन्होंने इस असहज स्थिति को और बढ़ाते हुए उनके रिहर्सल शेड्यूल, शो कैसे गया और क्या यह सफल रहा, इसके बारे में सवाल पूछने शुरू कर दिए। मेरा ख्याल है कि हाँ, काफी लोग आए थे, मुझे लगता है। सुलोचना ऐसी थी जो अक्सर मुझे लगता है कहा करती थी। आखिरकार रवि ने कहा, हम बस अलविदा कहने आए थे। मुझे सुलोचना को 6 बजे तक घर पहुंचाना है। बोर्डिंग स्कूल में मजा करो भैरवनाथ। धन्यवाद, मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा। एक पार्टी में किसी का ना आना जितना बुरा हो सकता है, उससे भी बुरा तब होता है जब केवल 2 बेहद उबाऊ लोग आते हैं। वे चले गए और मैं अपने माता पिता के साथ बैठा और खाली टीवी स्क्रीन को देखता रहा। और टीवी चालू करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे महसूस हो रहा था कि वे दोनों मुझे देख रहे थे, यह उम्मीद करते हुए कि मैं अचानक रोने लगूंगा या कुछ और, मानो मुझे पहले से पता न हो कि यह सब कुछ इसी तरह से होगा। लेकिन मुझे पता था, मुझे उनकी दया महसूस हो रही थी जब वे मेरे काल्पनिक दोस्तों के लिए चिप्स के साथ आर्टिचोक डिप खा रहे थे, लेकिन उन्हें मेरी तुलना में दया की जरूरत ज्यादा थी। मैं निराश नहीं था, मेरी उम्मीदें पूरी हुई थीं। क्या यही कारण है कि तुम जाना चाहते हो भैरव? मां ने पूछा। मैंने कुछ देर सोचा, फिर बिना उनकी ओर देखे कहा, नहीं। तो फिर क्यों? उन्होंने पूछा। यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने यह सवाल किया था। मां को मेरा बोर्डिंग स्कूल जाना पसंद नहीं था और उन्होंने कभी इसे छुपाया भी नहीं था। क्या मेरी वजह से? मेरे पिता ने पूछा। वे भी उसी बोर्डिंग स्कूल सेंट जोसेफ गए थे जहां मैं जा रहा था, जैसे उनके दोनों भाई और उनके सभी बच्चे गए थे। मुझे लगता है कि उन्हें अच्छा लगता था कि मैं उनके नक्शे कदम पर चल रहा हूं। मेरे अंकल्स ने मुझे यह कहानियां सुनाई थीं कि कैसे मेरे पिता कैंपस में मशहूर थे, जिन्होंने एक ही समय में शरारतें की और अपनी सभी कक्षाओं में अव्वल आए। वह जीवन सिलीगुड़ी के मुकाबले बेहतर लग रहा था, लेकिन नहीं, यह पिताजी की वजह से नहीं था, कम से कम पूरी तरह नहीं। रुको, मैंने कहा। मैं पिताजी के अध्ययन कक्ष में गया और फ्रांसवा राबले की जीवनी निकाली। मुझे लेखकों की जीवनी पढ़ना पसंद था, भले ही जैसा कि मुंशी राबले के साथ था। मैंने उनके किसी भी वास्तविक लेखन को नहीं पढ़ा था। मैंने पीछे के हिस्से को पलटा और हाईलाइट किया हुआ उद्धरण ढूंढा। मेरी किताबों में कभी हाइलाइटर का इस्तेमाल मत करना, मेरे पिता ने मुझे 1000 बार कहा था, लेकिन जो आप ढूंढ रहे हैं उसे और कैसे ढूंढेंगे?
तो यह आदमी, मैंने लिविंग रूम के दरवाजे पर खड़े होकर कहा। फ्रांसवा राबले। वह एक कवि था और उसके आखिरी शब्द थे, मैं एक महान संभावना की खोज में जा रहा हूं। यही कारण है कि मैं जा रहा हूं, ताकि मुझे मरने तक इंतजार न करना पड़े एक महान संभावना की खोज शुरू करने के लिए। और यह सुनकर वे चुप हो गए। मैं एक महान संभावना की तलाश में था और वे भी जानते थे, जैसे मैं जानता था, कि मुझे यह रवि और सुलोचना जैसे लोगों के साथ नहीं मिलने वाली थी। मैं वापस सोफे पर बैठ गया, अपनी मां और पिता के बीच, और मेरे पिता ने अपना हाथ मेरे कंधों के चारों ओर रखा और हम ऐसे ही चुपचाप सोफे पर साथ बैठे रहे एक लंबे समय तक, जब तक कि टीवी चालू करना ठीक न लगा। फिर हमने रात के खाने के लिए आर्टिचोक डिप खाया और हिस्ट्री चैनल देखा, और जहां तक विदाई पार्टियों की बात है, यह और बुरा भी हो सकता था। 128 दिन पहले सिलीगुड़ी काफी गर्म था और साथ ही बेहद उमस भरा भी। इतना गर्म कि कपड़े आपकी त्वचा से ऐसे चिपक रहे थे जैसे स्कॉच टेप, और माथे से पसीना टपकते हुए आपकी आंखों में आ जाता था। लेकिन यह गर्मी सिर्फ बाहर थी, और आमतौर पर मैं सिर्फ एक एयर कंडीशन जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ही बाहर जाता था। मेरे माता पिता की एसयूवी मेरे डॉर्म रूम कमरा नंबर 43 के ठीक बाहर घास पर खड़ी थी। लेकिन हर बार जब मैंने कार से सामान उतारने के लिए कुछ ही कदम चले, सूरज ने मेरी कपड़ों के पार जाकर त्वचा को इतनी बेरहमी से जलाया कि मुझे सचमुच नर्क की आग का डर लगने लगा। माँ, पापा और मैं, हम तीनों ने मिलकर कार से सामान उतारने में कुछ ही मिनट लिए, लेकिन मेरे बिना एयर कंडीशन डॉर्म रूम, जो कि सूर्य की सीधी किरणों से तो बचा हुआ था, सिर्फ थोड़ा ही ठंडा था। कमरा देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने मन में मुलायम कारपेट, लकड़ी की दीवारें और विक्टोरियन फर्नीचर की कल्पना की थी। एकमात्र लग्जरी एक निजी बाथरूम थी, बाकी मुझे एक डब्बा मिला था। मोटी सफेद पेंट की परतों से लिपटी ईंट की दीवारें और हरे और सफेद चेक वाले लिनोलियम फर्श इस जगह को किसी अस्पताल जैसा बना रहे थे, न कि मेरे सपनों के डॉर्म रूम जैसा। एक बिना पॉलिश की लकड़ी से बनी डबल बेड, जिस पर विनाइल के गद्दे लगे थे, कमरे की पिछली खिड़की के पास रखी थी। डेस्क, ड्रेसर और बुक शेल्फ दीवारों से जुड़ी हुई थी, ताकि रचनात्मक रूप से कमरे का पुनर्विन्यास न किया जा सके। और कोई एयर कंडीशनिंग नहीं थी। मैं निचले बिस्तर पर बैठ गया, जबकि मां ने ट्रंक खोला, उन बायोग्राफीज का एक ढेर निकाला जो मेरे पापा ने मुझे दे दिया था, और उन्हें बुक शेल्फ पर रख दिया। मैं खुद सामान लगा दूंगा मां, मैंने कहा। पापा खड़े थे, वो जाने के लिए तैयार थे। कम से कम तुम्हारा बिस्तर तो लगा दूं। मां ने कहा, नहीं, सच में मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं। क्योंकि आप हमेशा के लिए इन चीजों को खींच नहीं सकते। किसी बिंदु पर आपको बस पट्टी खींचकर निकालनी पड़ती है, दर्द होता है, लेकिन फिर सब खत्म हो जाता है और आपको राहत मिलती है। भगवान, हमें तुम्हारी याद आएगी। मां ने अचानक कहा, सूटकेसों के बीच रास्ता बनाते हुए बिस्तर तक पहुंचने के लिए। मैं खड़ा हुआ और उसे गले लगाया। पापा भी आए और हम एक तरह की हग में बंध गए। बहुत गर्मी थी और हम बहुत पसीने से तर थे, इसलिए यह हग ज्यादा देर नहीं टिक पाया। मुझे रोना आना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने माता पिता के साथ 16 साल बिता लिए थे और एक ट्रायल सेपरेशन जरूरी लग रहा था। चिंता मत करो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सही से पूर्वी लहजा सीख जाऊंगा। मां हंस पड़ी। कोई बेवकूफी मत करना, ठीक है? नशा मत करना, शराब मत पीना, सिगरेट मत पीना। सेंट जोसेफ के पूर्व छात्र होने के नाते उन्होंने वे सारी चीजें की थीं जिनके बारे में मैंने सिर्फ सुना था। गुप्त पार्टियां, खेतों में दौड़ लगाना। वो हमेशा शिकायत करते थे कि उनके समय में यह सब लड़कों तक ही सीमित था। ड्रग्स, शराब और सिगरेट। उन्हें सिगरेट छोड़ने में समय लगा, लेकिन उनके बदमाश दिन अब काफी पीछे छूट गए थे। हम तुमसे प्यार करते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। यह कहना जरूरी था, लेकिन इसने पूरे मामले को असहज बना दिया, जैसे अपने दादा दादी को चूमते देखना। मैं भी आपसे प्यार करता हूं, मैं हर रविवार को कॉल करूंगा। हमारे कमरों में कोई फोन लाइन नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता ने अनुरोध किया था कि मुझे सिलीगुड़ी के 5 पब्लिक फोन में से एक के पास रखा जाए। उन्होंने मुझे फिर से गले लगाया, पहले मां, फिर पापा, और यह खत्म हो गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। वो लोग कैंपस से निकलने वाली घुमावदार सड़क पर गाड़ी चलाकर जा रहे थे। मुझे शायद कोई भावुक दुख महसूस होना चाहिए था, लेकिन ज्यादातर मैं बस ठंडक चाहता था। इसलिए मैंने एक डेस्क चेयर उठाई और दरवाजे के बाहर छत के साए में बैठ गया।
किसी हवा के झोंके का इंतजार करते हुए जो कभी नहीं आया। बाहर की हवा उतनी ही स्थिर और दमनकारी थी जितनी अंदर की। मैंने अपनी नई जगहों पर नजर डाली। 6 एक मंजिला इमारतें, जिनमें से हर एक में 16 डॉर्म कमरे थे, एक बड़े घास के गोल घेरे में लगे हुए थे। ये किसी पुराने बड़े मोटल जैसा लग रहा था। हर जगह लड़के और लड़कियां गले मिल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और एक साथ चल रहे थे। मैं धुंधली उम्मीद कर रहा था कि कोई मेरे पास आकर मुझसे बात करेगा। मैंने कल्पना की बातचीत। अरे, यह तुम्हारा पहला साल है? हाँ, मैं सिलीगुड़ी से हूं। वह अच्छा है, तो तुम गर्मी के आदी हो। अगर मैं हेड्स से भी आता तो भी मैं इस गर्मी का आदी नहीं हो सकता। मैं मजाक करता। मैं पहली छाप अच्छी छोड़ता। अरे, ये भैरवनाथ तो बड़ा मजाकिया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निश्चित रूप से चीजें कभी भी वैसी नहीं होती जैसी मैंने कल्पना की थी। उकता कर मैं वापस अंदर गया, अपनी शर्ट उतारी और निचले बंक के गद्दे की गर्मी में लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं कभी नया जन्म लेने की प्रक्रिया से नहीं गुजरा जिसमें रोना धोना होता है, लेकिन इसके मुकाबले यह अनुभव कहीं अधिक बेहतर महसूस हो रहा था। मुझे उन लोगों की याद आई जिनके बारे में मैंने पढ़ा था। जॉन एफ कैनेडी, जेम्स जॉयस, हम्फ्री बोगार्ट, जो बोर्डिंग स्कूल गए थे, और उनकी रोमांचक कहानियां। उदाहरण के लिए, कैनेडी को शरारतें करना बहुत पसंद था। मैंने ग्रेट परहैप्स, महान संभावनाओं के बारे में सोचा, जो चीजें हो सकती हैं और लोग जिनसे मैं मिल सकता हूं, और मेरा रूममेट कौन हो सकता है। कुछ हफ्ते पहले मुझे एक पत्र मिला था जिसमें उसका नाम कृष्ण मुरारी लिखा था, लेकिन कोई और जानकारी नहीं थी। जो भी कृष्ण मुरारी हो, मैंने भगवान से प्रार्थना की कि वह ढेर सारे शक्तिशाली पंखे लेकर आए, क्योंकि मैंने एक भी पैक नहीं किया था और मुझे पहले से ही अपने पसीने को विनाइल के गद्दे पर जमा होते हुए महसूस हो रहा था, जो मुझे इतना घिनौना लगा कि मैंने सोचना बंद कर दिया और पसीना पोंछने के लिए एक तौलिया लेने उठ खड़ा हुआ। और फिर मैंने सोचा, ठीक है, रोमांच से पहले सामान खोलना तो आता ही है। मैंने एक दुनिया का नक्शा दीवार पर टेप से चिपका दिया और अपने अधिकांश कपड़े दराज में डाल दिए, इससे पहले कि मैंने देखा कि गर्म नम हवा ने दीवारों को भी पसीने से तर कर दिया है। और मैंने फैसला किया कि अब शारीरिक श्रम करने का समय नहीं है। अब समय था एक बेहतरीन ठंडी शावर का। छोटे से बाथरूम में दरवाजे के पीछे एक बड़ा फुल लेंथ दर्पण था, इसलिए जब मैं शावर का नल खोलने के लिए झुका तो मैं अपने नग्न शरीर की परछाई से बच नहीं सका। मेरा पतलापन हमेशा मुझे आश्चर्यचकित करता था। मेरी पतली बाहें कलाई से कंधे तक ज्यादा बड़ी नहीं लगती थीं। मेरी छाती में न तो वसा था और न ही मांसपेशियां, और मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई और सोचा कि दर्पण के बारे में कुछ किया जा सकता है। मैंने सफेद शावर पर्दा खींचा और स्टॉल में घुस गया। दुर्भाग्यवश शावर शायद किसी 3 फुट 7 इंच लंबे व्यक्ति के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए ठंडा पानी मेरे निचले पसलियों पर गिर रहा था, बिल्कुल एक टपकते नल की ताकत से। अपने पसीने से सने चेहरे को गीला करने के लिए मुझे अपने पैर फैलाने पड़े और काफी झुकना पड़ा। निश्चित रूप से जॉन एफ कैनेडी, जो उनकी जीवनी के अनुसार 6 फुट लंबे थे, जो मेरी ऊंचाई के बराबर है, को अपने बोर्डिंग स्कूल में झुकने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। नहीं, यह एक पूरी तरह से अलग अनुभव था। और जब शावर धीरे धीरे मेरे शरीर को भिगो रहा था, मैंने सोचा कि क्या मैं यहां ग्रेट परहैप्स ढूंढ सकता हूं, या मैंने कोई बड़ा भ्रम पाल लिया था। शावर के बाद जब मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला, मेरी कमर पर तौलिया लपेटा हुआ था, तो मैंने देखा कि एक छोटा मजबूत लड़का भूरे बालों का एक झटका लिए हुए कमरे के दरवाजे से एक बड़ा सेना हरा डफल बैग घसीट रहा था। उसकी ऊंचाई 5 फुट से अधिक नहीं थी, लेकिन वह अच्छी तरह से बना हुआ था, जैसे एक आदोनिस। वह देवी अफ्रोडाइट और पर्सेफोनी का नश्वर प्रेमी था। वह प्रसिद्ध था और प्राचीन शास्त्रीय काल में पुरुष सौंदर्य का आदर्श माना जाता था। का छोटा मॉडल, और उसके साथ बासी सिगरेट के धुएं की बदबू भी आई। मैंने सोचा, बढ़िया, मैं अपने रूममेट से नग्न मिल रहा हूं। उसने बैग को कमरे में घसीटा, दरवाजा बंद किया और मेरी ओर चला आया। मैं कृष्ण मुरारी हूं। उसने गहरी आवाज में कहा, जो रेडियो डीजे की आवाज जैसी थी। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, उसने कहा, मैं तुमसे हाथ मिलाता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें तब तक उस तौलिए को कसकर पकड़कर रखना चाहिए जब तक कि तुम कुछ कपड़े नहीं पहन लेते। मैं हंसा और सिर हिलाया। क्या सिर हिलाना सही था? और कहा, मैं भैरवनाथ हूं। मिलकर खुशी हुई। मैंने कुछ साफ अंडरवियर, नीले रंग के एडिडास सॉकर शॉर्ट्स और एक सफेद टी शर्ट उठाई।
बड़बड़ाते हुए कहा कि मैं 1 सेकंड में वापस आता हूं और फिर से बाथरूम में चला गया। तो तुम्हारे माता पिता कहां हैं? मैंने बाथरूम से पूछा। मेरे माता पिता पिता अभी दिल्ली में हैं, शायद अपने लाजी बॉय में बैठे हुए, शायद ट्रक चला रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हों, वो पी रहे होंगे। मेरी मां शायद अभी अभी कैंपस से बाहर जा रही होगी। ओह, मैंने कहा। अब कपड़े पहन चुका था और यह नहीं जानता था कि इतनी व्यक्तिगत जानकारी का क्या जवाब दूं। मुझे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था शायद, मगर मुझे जानने में दिलचस्पी नहीं थी। कृष्ण मुरारी ने कुछ चादरें उठाईं और उन्हें ऊपर वाले बंक पर फेंक दिया। मैं ऊपर वाला बंक पसंद करता हूं, उम्मीद है तुम्हें इससे दिक्कत नहीं होगी। नहीं, जो भी ठीक लगे। देखता हूं तुमने यहां साज सज्जा कर दी है। उसने दुनिया के नक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे यह पसंद है। और फिर वह देशों के नाम गिनाने लगा। वह एक ही स्वर में बोल रहा था जैसे उसने यह काम हजारों बार किया हो। अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, अमेरिकन समोआ, एंडोरा। और इसी तरह उसने ऐसे शुरू होने वाले देशों के नाम पूरे कर लिए इससे पहले कि उसने ऊपर देखा और मेरी हैरानी भरी नजर को नोट किया। मैं बाकी भी गिन सकता हूं, लेकिन शायद तुम्हें बोर कर दूंगा। यह मैंने गर्मियों में सीखा था। भगवान, तुम कल्पना नहीं कर सकते कि न्यू होप, अल्बामा गर्मियों में कितना उबाऊ होता है, जैसे सोयाबीन को उगते देखना। वैसे तुम कहां से हो? सिलीगुड़ी, मैंने कहा। कभी गया नहीं। यह देश याद रखने वाली बात काफी अद्भुत है, मैंने कहा। हाँ, हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है। मैं चीजें याद रख सकता हूं, और तुम क्या कर सकते हो? मैं बहुत से लोगों के अंतिम शब्द जानता हूं। यह मेरा शौक था, अंतिम शब्द सीखना। दूसरे लोग चॉकलेट खाते हैं, मेरे पास मरने से पहले की घोषणाएं थीं। मुझे हेनरिक इब्सेन के शब्द पसंद हैं। वो एक नाटककार थे। मैं इब्सेन के बारे में काफी कुछ जानता था, लेकिन मैंने कभी उनके नाटक नहीं पढ़े थे। मुझे नाटक पढ़ना पसंद नहीं था, मुझे जीवनी पढ़ना पसंद था। ठीक है, तो वो काफी समय से बीमार थे और उनकी नर्स ने उनसे कहा, आप आज सुबह बेहतर महसूस कर रहे हैं। और इब्सेन ने उसे देखा और कहा, इसके विपरीत, और फिर वो मर गए। कृष्ण मुरारी हंसा। यह तो काफी अजीब है, लेकिन मुझे पसंद आया। उसने मुझे बताया कि वह सेंट जोसेफ में अपने 3रे साल में है। उसने 9वीं कक्षा में स्कूल शुरू किया था और अब वह मेरी तरह जूनियर था। वह एक स्कॉलरशिप वाला छात्र था, उसने बताया। उसे पूरे खर्च के साथ दाखिला मिला था। उसने सुना था कि यह दार्जिलिंग का सबसे अच्छा स्कूल है, इसलिए उसने अपने आवेदन पत्र में यह लिखा कि वह ऐसे स्कूल जाना चाहता है जहां वह लंबे किताबें पढ़ सके। समस्या यह थी, उसने निबंध में लिखा कि उसके पिता उसके घर में मौजूद किताबों से उसे पीटते थे, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए वह छोटी और पेपर बैग किताबें रखता था। उसके माता पिता का तलाक उसके सोफोमोर वर्ष में हो गया था। उसे द सेंट पसंद था, जैसा कि वह इसे कहता था, लेकिन उसने कहा, यहां छात्रों और शिक्षकों दोनों से सावधान रहना पड़ता है और मुझे सावधान रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी सावधान रहना पसंद नहीं था, या कम से कम मैं नहीं चाहता था। वह मुझसे यह बात तब कह रहा था जब वह अपने डफल बैग को उलट पलट रहा था, कपड़ों को लापरवाही से दराजों में फेंक रहा था। कृष्ण मुरारी में जुराबों के लिए अलग दराज या टी शर्ट के लिए अलग दराज जैसी कोई बात नहीं थी। उसका मानना था कि सभी दराज एक समान होते हैं और वह हर दराज में वही चीजें भर देता था जो उसमें फिट हो जाती थीं। मेरी मां को यह देखकर झटका लग जाता। जैसे ही उसने अनपैकिंग खत्म की, कृष्ण मुरारी ने मेरे कंधे पर जोर से मारा और कहा, उम्मीद है कि तुम जितने पतले दिखाई देते हो उससे ज्यादा ताकतवर हो। और दरवाजे से बाहर चला गया, दरवाजा खुला छोड़कर। कुछ सेकंड बाद उसने अपना सिर से अंदर झांका और मुझे वहीं खड़ा देखा। अरे चलो, माइल्स टू गो हल्टर, हमारे पास बहुत काम है। हम टीवी रूम की ओर बढ़े, जहां कृष्ण मुरारी के अनुसार पूरे कैंपस में केवल वही केबल टीवी था। गर्मियों के दौरान इसे स्टोरेज यूनिट के रूप में इस्तेमाल किया गया था। टीवी रूम सोफों, फ्रिजों और रोल किए हुए कालीनों से लगभग छत तक भरा हुआ था और बच्चे अपना सामान खोजने और ले जाने की कोशिश कर रहे थे। कृष्ण मुरारी ने कुछ लोगों को हेलो कहा, लेकिन मुझे किसी से मिलवाया नहीं। जब वह सोफों से भरी भूल भुलैया के बीच से गुजर रहा था,
मैं कमरे के प्रवेश द्वार के पास खड़ा था, यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि जोड़े दरवाजे से फर्नीचर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रास्ते में न आऊं। कृष्ण मुरारी को अपना सामान खोजने में 10 मिनट लगे और हमें टीवी रूम और कमरा 43 के बीच 4 बार चक्कर लगाने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा। आखिर में मैं कृष्ण मुरारी के मिनी फ्रिज में घुसकर 1000 साल तक सो जाना चाहता था, लेकिन कृष्ण मुरारी को न तो थकान महसूस हो रही थी और न ही हीट स्ट्रोक। मैं उसके सोफे पर बैठ गया। यह सोफा मैंने कुछ साल पहले अपने पड़ोस में एक फुटपाथ पर पड़ा हुआ पाया। उसने सोफे के बारे में कहा जब वह मेरे प्ले स्टेशन 2 को अपने फुटलॉकर के ऊपर सेट कर रहा था। मुझे पता है कि लेदर में कुछ दरारें हैं, लेकिन चलो, ये काफी अच्छा सोफा है। लेदर में दरारें थीं, लेकिन यह मुझे अच्छा लग रहा था। ठीक है, उसने कहा। हम लगभग हो गए। उसने अपनी डेस्क से एक डक्ट टेप निकाली। अब हमें सिर्फ तुम्हारा ट्रंक चाहिए। मैं उठा और ट्रंक को बिस्तर के नीचे से खींच निकाला और इसे सोफे और प्ले स्टेशन 2 के बीच में सेट किया और डक्ट टेप की पतली स्ट्रिप्स फाड़कर उस पर चिपकाना शुरू कर दिया। उसने उन स्ट्रिप्स से कॉफी टेबल लिखा। लो, हो गया, उसने कहा। वह बैठ गया और अपने पैरों को उस कॉफी टेबल पर रख दिया। काम खत्म। मैं उसके पास बैठ गया और उसने मेरी ओर देखा और अचानक कहा, सुनो, मैं तुम्हारे सेंट जोसेफ की सामाजिक जिंदगी का प्रवेश द्वार नहीं बनने वाला हूं। ओ ठीक है, मैंने कहा, लेकिन मेरे गले में उसकी बात अटक गई। मैंने इस आदमी का सोफा सफेद गर्म सूरज के नीचे उठाया था और अब उसे मैं पसंद नहीं आया। मूल रूप से यहां 2 समूह हैं, उसने समझाया और उसकी आवाज में बढ़ती जल्दी महसूस हो रही थी। एक तो हम जैसे रेगुलर बोर्डर और फिर वीकडे वॉरियर्स। वो यहां बोर्डिंग करते हैं, लेकिन वे सारे अमीर बच्चे होते हैं जो कोलकाता में रहते हैं और हर वीकेंड अपने माता पिता की वातानुकूलित हवेलियों में चले जाते हैं। वे कूल किड्स हैं। मुझे वे पसंद नहीं हैं और उन्हें मैं पसंद नहीं हूं। और अगर तुम यहां ये सोचकर आए हो कि तुम पब्लिक स्कूल में हॉट शिट थे और यहां भी वैसा ही रहोगे, तो बेहतर है कि मेरे साथ न दिखो। तुम पब्लिक स्कूल गए थे, है ना? हां, मैंने कहा। ध्यान बटाते हुए मैं सोफे के लेदर की दरारों को कुरेदने लगा, अपनी उंगलियों से सफेद फोम में खोदते हुए। ठीक है, तुम पब्लिक स्कूल गए थे, क्योंकि अगर तुम किसी प्राइवेट स्कूल गए होते तो तुम्हारे शॉर्ट्स ठीक से फिट होते। वह हंसा। मैं अपने शॉर्ट्स को अपने कूल्हों के नीचे पहनता था, जो मुझे कूल लगता था। आखिरकार मैंने कहा, हां, मैं पब्लिक स्कूल गया था, लेकिन मैं वहां हॉट शिट नहीं था, कृष्ण मुरारी। मैं रेगुलर शिट था। हाँ, ये अच्छा है। और मुझे कृष्ण मुरारी मत कहो, मुझे कॉलोनल कहो। मैंने हंसने की कोशिश की। कॉलोनल? हाँ, कॉलोनल। और हम तुम्हें बुलाएंगे पुड्स, क्योंकि तुम दुबले हो। इसे विडंबना कहते हैं, पुड्स। सुना है? अब चलो कुछ सिगरेट्स लेकर आते हैं और इस साल की शुरुआत सही से करते हैं। वह कमरे से बाहर चला गया, इस बार यह मानते हुए कि मैं उसका पीछा करूंगा, और इस बार मैंने किया। राहत की बात थी कि सूरज क्षितिज की ओर ढल रहा था। हम कमरा 48 तक गए। दरवाजे पर डक्ट टेप से एक ड्राई इरेज बोर्ड चिपका हुआ था, जिस पर नीले मार्कर से लिखा था, चारुलता के पास सिंगल है। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।